Hello guys, this is me Sitesh. I welcome you all to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हम जहाँ तक थे वहाँ उसे फिर से एक बार देख लेते हैं। यह है जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान के साथ यहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी और वहाँ के लोग यहाँ घुस के विद्रोह करना चाहते थे और फिर राजा को सरेंडर करना पड़े। इस तरह से ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट उनका हो जाए। तो यहाँ से उनकी आर्मी आई थी श्रीनगर की तरफ उरी होते हुए। फिर यहाँ पे एक एरिया पड़ता है बारामूला। फिर राजा जी को लगा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो वह सेंटर से मदद मांगे इंडियन आर्मी की। तो नेहरू जी ने कहा कि हम आर्मी तभी भेज सकते हैं अगर दो शर्त रखी। एक, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पेपर पे साइन करते, भारत से विलय होने के लिए आप रेडी हो जाएं एक बार। दूसरी चीज़ कि जो शेख अब्दुल्ला है, जिसे वहाँ के राजा हरी सिंह ने अपनी गिरफ्त में रखा था कुछ महीने पहले ही, उसे इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए दिया जाए। तो दोनों चीज़ राजा जी मान गए। फिर भारत की आर्मी पहुंची। 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पेपर पे साइन किए। 27 अक्टूबर सुबह भारत की आर्मी श्रीनगर पहुंची। पाकिस्तान और वहाँ के लोकल सिविल ड्रेस में पाकिस्तानी आर्मी थी, वो श्रीनगर के आसपास आ चुके थे वो। फिर इंडियन आर्मी आई सुबह। फिर उन्होंने पीछे ढकेला। धीरे धीरे वो पीछे जाते रहे। इंडियन आर्मी आगे बढ़ती रही। फिर यूएन का इंटरवेंशन हुआ, सीज फायर के लिए कहा गया यूएन के द्वारा। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर के लिए दोनों भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू मान गए। तब भारतीय सेना यहाँ इस एरिया के आसपास तक आ चुकी थी। फिर यहीं से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रॉ हुआ। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं नेहरू जी को कि अगर आप 1-2 महीना और डिले करते तो भारत के अंदर ये सारा पार्ट आ जाता। और उस टाइम इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी था, भारत नया आज़ाद देश था, तो उस टाइम की सिचुएशन डिफरेंट थी। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम आगे ही बात करते हैं 1947 से अब तक की बातें जो हुई हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ है उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नेहरू जी और राजा जी हरी सिंह के बीच एग्रीमेंट हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पेपर साइन करने से पहले कि शेख अब्दुल्ला जी को इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए एडमिनिस्ट्रेशन संभालने को दिया जाए। तो 30 अक्टूबर 1947 से इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए शेख अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। उसके बाद 5 मार्च 1948 को उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया नेहरू जी के कहने पे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की इंपॉर्टेंस को नेहरू जी समझते थे। शेख अब्दुल्ला एक काफ़ी पॉपुलर नेता थे। उनकी कश्मीर में काफ़ी फैन फॉलोइंग थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोगों के राइट्स के लिए काफ़ी लड़ा। 1932 में उन्होंने पार्टी भी अपनी तैयार की थी, जिसे कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसकी नाम बाद में बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हटा के नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रख दिया गया, क्योंकि वह एक सेकुलर नेता थे। तो वह सोचते थे अगर मुस्लिम नाम रहेगा तो यहाँ माइनॉरिटी जो है, उस टाइम 70% मुस्लिम थे और 30% अदर थे, तो माइनॉरिटी इसमें नहीं जुड़ेंगी। तो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम नाम हटा के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। फिर वो समय से हमेशा विद्रोह करते थे राजा जी के अगेंस्ट। तो राजा जी उन्हें अरेस्ट कर लिए थे, कैद कर लिए थे। फिर नेहरू जी के कहने पे उन्हें 1947 में ही राजा जी उन्हें छोड़ दिए। तो मेन मकसद ये था नेहरू जी का कि अगर शेख अब्दुल्ला जी रहेंगे तो इससे ये रहेगा कि जो वहाँ के लोग हैं, शेख अब्दुल्ला ये इंश्योर करा पाएंगे कि वहाँ के लोग भारत के पक्ष में रहें, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस टाइम भारत के पक्ष में था, पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी उसके अगेंस्ट था। 1949 की बात है। शेख अब्दुल्ला जी को राजा हरी सिंह उतना पसंद नहीं आते थे, तो उन्होंने डिमांड किया कि राजा हरी सिंह को हटाया जाए।
तो फिर बात हुई अब फिर किसे रखा जाए उस पोजीशन पे। तो राजा जी हरि सिंह के बेटे थे करण सिंह, तो वो 20-21 साल के थे। तो फिर शेख अब्दुल्ला जी ने कहा अच्छा ठीक है 20-21 साल के हैं तो उनसे वैसे प्रॉब्लम कुछ उन्हें होगी नहीं, वो उतना इंटरफेयर करेंगे नहीं। तो फिर राजा जी के बेटे करण सिंह को वो पोजीशन पे रख दिया गया। बाद में करण सिंह ने ही 1953 में शेख अब्दुल्ला को टर्मिनेट किया, नेहरू जी के कहने पे, देशद्रोही गतिविधियों को लेके, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस टाइम पे इंडिपेंडेंट कश्मीर की बातों को लेके काफ़ी एक्टिव थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो ये सब कारण थी जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला जी को 1953 में टर्मिनेट करके हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 26 नवंबर 1939 हमारी संविधान बन के तैयार हुई और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि कश्मीर का जो मसला है उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ना लिख दिया जाए। तो उन्होंने दिल्ली अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं दिल्ली समझौता, जून 1949 में शेख अब्दुल्ला के साथ मीटिंग की। उन्होंने फिर कहा कि क्यों ना हम कश्मीर के मसले को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखवा दें। तो इस चीज़ के लिए 4 लोग नॉमिनेट किए गए जम्मू एंड कश्मीर से भारत के संविधान सभा में जुड़ने के लिए। अच्छा, संविधान सभा क्या है? संविधान बनाने के लिए जो असेंबली गठित की गई उसे हम कहते हैं संविधान सभा। तो 4 लोग थे जिसमें शेख अब्दुल्ला एक खुद वो भी थे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 306A जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रिलेशन भारत के साथ क्या रहेगा उसे आर्टिकल 306A के तहत लिखा गया। बाद में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो इसे 370 में रखा गया। अब हम जानते हैं आर्टिकल 370 में क्या लिखा हुआ है। 370 में 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में 4 हिस्सा था। 371A में लिखा था कि आर्टिकल 238 जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। दूसरे में लिखा था पार्लियामेंट की क्या पावर रहेंगी। तीसरे में लिखा था कौन सा आर्टिकल जो भारत का है वो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होगा। चौथा कि अगर कोई दूसरी आर्टिकल अगर इन फ्यूचर भारत जम्मू एंड कश्मीर पे इम्प्लीमेंट कराना चाहता है तो वो कैसे करवा सकता है। तो 1A समझते हैं सबसे पहले आर्टिकल 238 के बारे में। तो 1A में जैसे कि मैंने कहा क्या कहा गया है कि आर्टिकल 238 जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। अब पहले समझते हैं आर्टिकल 238 है क्या। तो भारत की टेरिटरी 1950 में 4 हिस्सों में बांटी गई। पहले हिस्से में वो टेरिटरीज थी जो हमें ब्रिटिशर के द्वारा मिली थी। दूसरे में बड़ी बड़ी प्रोविंसेस थी। तीसरे में छोटी मोटी रियासतें थी, प्रोविंसेस। चौथे में अंडमान एंड निकोबार को रखा गया। पार्ट बी जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, तो इन सारी टेरिटरीज के लिए स्पेशल प्रोविजन रखा गया जिनका वर्णन आर्टिकल 238 के तहत किया गया। तो 371A यह कहता है कि आर्टिकल 238 जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। 371B में पार्लियामेंट की पावर के बारे में कहा गया है। वो चीजें जो कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में आती हो और जिनका संबंध इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, संचार से हो, उन्हीं संबंधों पे ही बस पार्लियामेंट अपना लॉ बना सकती है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट 3 चीजें होती हैं। जो यूनियन लिस्ट जिसे सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं, उस पे वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस, रेलवे, इन पे बस भारत सरकार, यूनियन ही, सेंटर ही बस लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं लॉ।
और स्टेट लिस्ट में बस स्टेट ही लॉ बना सकती हैं, जैसे कि आप पब्लिक हेल्थ हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इन सारी चीज़ें। अच्छा, तो पार्लियामेंट, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर रहेगा। पार्लियामेंट के पास जो चीज़ें यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में आती हों और जिनका संबंध वो 3 सब्जेक्ट से हो, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस और संचार से, उन्हीं पे लॉ बना सकती है। अगर पार्लियामेंट को कंफ्यूजन हो कि क्या ये कोई सब्जेक्ट 3 चीज़ों से रिलेटेड है कि नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, संचार से, तो वह जम्मू एंड कश्मीर के सरकार से सलाह ले सकती है, कंसल्टेशन ले सकती है। अगर इन 3 सब्जेक्ट से हट के कोई लॉ बनाना है तो उसे वहाँ जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार की सहमति चाहिए। ये बातें कही गई हैं। 371C में भारत के संविधान का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 बस जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो सकेगा। 371D में क्या लिखा हुआ है कि अगर आर्टिकल 1 और 370 के अलावा भारत के संविधान का अगर कोई आर्टिकल, दूसरी आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे इम्प्लीमेंट अगर भारत सरकार कराना चाहती है तो उसके बारे में कहा गया है। इसमें 2 बातें कही गई हैं। अगर उस आर्टिकल का रिलेशन 3 सब्जेक्ट से हो, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, संचार, तब उन्हें राज्य सरकार का से कंसल्टेशन लेना होगा, फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगी। अगर इन 3 सब्जेक्ट से हटके हो वो आर्टिकल, तो फिर राज्य सरकार की सहमति चाहिए होगी। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का ऑर्डर निकलेगा कि बकायदा कि किन चीज़ों पे सहमति हुई है। अब भारतीय पार्लियामेंट भी इन सब चीज़ों पे लॉ बना सकती है। अब हम 372 को जानने की कोशिश करते हैं। 372 में बेसिकली ये बात हुई है कि जो ये सारे जो 1A में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे जम्मू एंड कश्मीर की सरकार जो है वो सहमति दे देती है, तब वो फाइनल तभी माना जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की उसे एक्सेप्ट करे, तभी वो फाइनल माना जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, वो 1951 में बनी थी। 373 में कैसे 370 आर्टिकल को हटाया जा सकता है उसके बारे में कहा गया है, जिसका यूज अमित शाह जी ने करके 5 अगस्त 2019 में 370 को हटाया। इसमें कुछ बातें जो कही गई वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर 370 को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हटाना हो तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यहाँ राज्य सरकार नहीं है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही 370 आर्टिकल को हटाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में। अब हम डिवीजन ऑफ टेरिटरी। 1950 में भारत की टेरिटरीज को 4 हिस्सों में रखा गया। पहले वाले वो थे जो हमें ब्रिटिशर से मिले थे, दूसरे में बड़ी प्रोविंसेस से जो बड़ी प्रोविंसेस थी उन्हें रखा गया, तीसरे में छोटी प्रोविंसेस और चौथे में अंडमान एंड निकोबार। बाद में इससे यह 2 ग्रुप को बाद में 7th अमेंडमेंट 1956 के द्वारा इन 2 ग्रुप को हटा दिया गया। उसके बाद से बस 2 पार्ट में भारत का टेरिटरी को रखा गया, एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी। तो भारत के संविधान में कुल 22 पार्ट हैं। पहले वाले को पार्ट 6 में रखा गया, दूसरे को पार्ट 7 में, तीसरे को पार्ट 8 में, चौथे को पार्ट 9 में। तो पार्ट 7 और पार्ट 9 को खत्म कर दिया गया 7th अमेंडमेंट से। अब बस पार्ट 6 और पार्ट 8 रहा। आप अगर भारत की संविधान देखेंगे तो पार्ट 7 खाली दिखेगा। पार्ट 9 जो है अंडमान निकोबार को पार्ट 8 में शामिल कर दिया गया और 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में लिखा गया है। तो पार्ट 9 में पंचायत रिलेटेड चीजें हैं। अभी अब हम जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं।
1951 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना इलेक्ट हुआ। टोटल 1951 से 56 तक समय लग गया जम्मू एंड कश्मीर का संविधान तैयार होने में। 26 नवंबर 1956 को तैयार हुआ। इसमें जो मेन बातें कही गई हैं वो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। इसमें टोटल 158 आर्टिकल हैं, 13 पार्ट हैं, 7 स्केड्यूल हैं। अच्छा, जो मेन आर्टिकल है उसे एक बार मैं जल्दी बता देता हूँ। आर्टिकल 3 के तहत यह कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का राज्य है, था और रहेगा। आर्टिकल 6 से आर्टिकल 10 में परमानेंट रेसिडेंट कौन रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बारे में बात किया गया है, जिसका संबंध 35A से भी है। फिर आर्टिकल 92 में अगर राज्य सरकार, जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार अगर स्टेट असेंबली भंग हो जाती है तो गवर्नर रूल लगेगा 6 महीने के लिए। उसके बारे में आर्टिकल 92 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है। और मेन चीज़ जो है, जैसे कि वहाँ का विधानसभा, स्टेट असेंबली 6 साल के लिए रहेगी, जैसे कि भारत के बाकी राज्यों में 5 साल के लिए रहती है। वहाँ रिजर्वेशन SC को मिलता है। वहाँ की विधानसभा में कुल 111 सीट होंगी, जिसमें कि जो भारत के पार्ट में जो हिस्सा, भारत के हिस्से में जो एरिया आता है उसमें टोटल 87 सीट हैं और बाकी के 24 सीट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में के लिए रखे गए, क्योंकि आज तक अभी उनका इलेक्शन हो नहीं पाया, पर रखा गया कि इन फ्यूचर अगर वो पार्ट एक जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनेगा तो वहाँ भी इलेक्शन कराए जाएंगे। उसके बाद विधान परिषद वहाँ था, स्टेट काउंसिल, वहाँ 36 मेंबर थे। ये सारी मोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि शेख अब्दुल्ला जी नेहरू जी से मिले। अच्छा, इस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे, 1950 में उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर कुछ डिमांड रखा शेख अब्दुल्ला जी ने नेहरू जी के सामने, जैसे कि सदर ई रियासत नाम रखा जाए। वहाँ के राजा जी जो करण सिंह है, उनका जो पोजीशन है उसे सदर ई रियासत कहा जाए। फिर जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग हो, जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी डिस्टर्ब ना हो। डेमोग्राफी इन सेंस कि दूसरे जगह के लोग, भारत के दूसरे पार्ट के लोग, जैसे यूपी बिहार, दूसरे जगह से लोग जम्मू एंड कश्मीर में आके ना बस जाएं, क्योंकि वो सोचते थे कि इन फ्यूचर अगर कभी भी प्लेबिसाइट होगा, जनमत संग्रह होगा, तो फिर ये चीज़ें फेयर नहीं रह जाएंगी अगर दूसरे पार्ट के लोग आ गए तो। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हाँ, सदर ई रियासत में को वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर ही इलेक्ट कर सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पे बात हुई। मोस्ट ऑफ द चीज़ों को नेहरू जी एग्री कर लिए, उनकी डिमांड को। अब 1953 में शेख अब्दुल्ला को टर्मिनेट कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला इस टाइम इंडिपेंडेंट कश्मीर का सपना देखने लग गए थे। तो उस टाइम डिप्टी PM हुआ करते थे, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जिनका नाम है बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो वह इंडिपेंडेंट कश्मीर के अगेंस्ट थे और करण सिंह भी इसके अगेंस्ट थे। तो भारत सरकार के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, जो कि शेख अब्दुल्ला की सोच से उन्हें काफ़ी बुरा लगा, तो वह नेहरू जी के कहने पे इन्हें बर्खास्त कर दिए। उसके बाद अगला PM जो बने, जैसे कि मैंने कहा कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जी उसके बाद PM बने 53 से 63 तक। अब 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 370 क्लोज 1 का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार की सहमति से यह ऑर्डर निकाला जाता है, जिसमें कि मेनली 35A का जिक्र यहाँ पहली बार हुआ। तो 35A को इम्प्लीमेंट किया जाता है, आर्टिकल 35A, जिसमें क्या कहा गया है जानते हैं। पहली बात कि भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है वह जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा। अगर लागू होगा भी तो 370 आर्टिकल के तहत लागू होगा। दूसरी चीज़, परमानेंट रेसिडेंट के बारे में यहाँ कहा गया। परमानेंट रेसिडेंट
वो लोग होंगे जम्मू एंड कश्मीर के जो वहाँ के निवासी हैं, या फिर 1954 में ये बात कही गई है तो उससे 10 साल पहले से वो जो वहाँ रह रहे हों और उनका रूट जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हो, वो लोग परमानेंट रेसिडेंट में आएंगे। अच्छा, जो परमानेंट रेसिडेंट थे उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज रखा गया कि वो जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन ले सकते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगी, वहाँ की वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और एक चीज़ और कही गई, जैसे वहाँ की फीमेल हैं, अगर वो बाहर कहीं शादी करती हैं तो वह परमानेंट रेसिडेंट उनका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये मेन सारी चीज़ें थी 35A में, जो कि 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इम्प्लीमेंट हुआ। और 1952 में जो एग्रीमेंट हुआ था वह सारी चीज़ भी 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दी गई। 35A के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि 1953 में शेख अब्दुल्ला हट गए थे, उनके बदली जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका रिलेशन जो सेंटर के साथ था वो काफ़ी अच्छा था। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब भारत की सरकार जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का इजीली अमेंडमेंट करवा सकती थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार जो है वो भारत के सपोर्ट में थी। तो इसका फ़ायदा उठा के कुछ अमेंडमेंट कराए गए। 1959 में पहला अमेंडमेंट हुआ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हक मिला जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाने को। फिर 1964 में आर्टिकल 356 जिसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है उसे लागू कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। फिर 1965 में एक और अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत जो भी एग्रीमेंट कुछ हुई थी 1952 के एग्रीमेंट में कि गवर्नर को सदर रियासत कहा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम, उनको अब सीएम, उनका पद हटा के अब सीएम वहाँ आ गए। जो सदर रियासत जिनको कहा जाता था वो अब गवर्नर का पोस्ट रहा उसके बदले। ये चीज़ सारी हुई, अमेंडमेंट्स जो ये मेन अमेंडमेंट्स थे ये सारे हुए। अच्छा, कहते हैं कि इतनी सारी अमेंडमेंट कर दी गई कि 70 to 80% जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू होने लगा। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 1947 में मेहरचंद महाजन जी थे। जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ तो यही पीएम थे। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जी को बनाया गया। उसके इस समय पे जो बख्शी गुलाम मोहम्मद जी थे वो डिप्टी पीएम थे। उनके शेख अब्दुल्ला जी के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद जी प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद ख्वाजा जी काफ़ी कम समय के लिए रहे। फिर गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार में रहे, जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार में रहे। इनका कार्यकाल कुछ समय प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चला 64 से 65 तक। और जैसे कि मैंने कहा कि 65 में जो पीएम था उसका नाम बदल के सीएम कर दिया गया, तो वो 65 से 71 तक एज ए सीएम काम किए। अच्छा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। उसके बाद सैयद मीर कासिम आए, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। कहा जाता है कि सैयद मीर कासिम ही जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश करवाने में मदद की, सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही। फिर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी वापस आ गए। अच्छा, मैं ये बता देना चाहता हूँ 1953 में जब शेख अब्दुल्ला जी को टर्मिनेट किया गया तो उनको फिर हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। फिर 1964 के आसपास उन्हें छोड़ा गया। तो फिर उस टाइम नेहरू जी के साथ उनकी काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी कि ताकि कश्मीर के प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। फिर कुछ मीटिंग्स हो ही रही थी कि नेहरू जी का देहांत हो गया। उसके बाद फिर शेख अब्दुल्ला काफ़ी एक्टिव रहे इंडिपेंडेंट कश्मीर को लेके। तो ये सब चीज़ों को लेके फिर से उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। अच्छा, केरला में कोडीकनाल एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि वहाँ पे उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था।
मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं दिए गए थे। और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला वो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे राजस्थान से। उनका खर्च कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू उठा रहे थे। 1975 के अराउंड, उससे पहले ही शेख अब्दुल्ला काफ़ी नम्र हो चुके थे। अब वो जब कहते थे, मीडिया में भी काफ़ी जगह कहा उन्होंने कि अब जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो ये सारी बातें सुन के इंदिरा जी ने कहा कि अगर शेख अब्दुल्ला जी का राय बदला है तो हम बात कर सकते हैं। तो फिर शेख अब्दुल्ला जी से बात हुई इंदिरा गांधी की 1975 में। शेख अब्दुल्ला जी ने काफ़ी बातें रखी इंदिरा जी के सामने। इंदिरा जी ने सारी बातों को नकार दिया। जैसे कि शेख अब्दुल्ला चाह रहे थे कि जितनी भी अमेंडमेंट्स जो हुई हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, पर इंदिरा जी काफ़ी कड़क टाइप की महिला थी, पीएम थी, तो वह सारी बातों को नकार दी। और इनफैक्ट उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला जी को कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में हमारी भारतीय फ्लैग या फिर नेशनल एंथम का अगर कोई भी इंसल्ट करता है तब हम उनके अगेंस्ट, हमारी भारतीय सेना और सेंटर खुद अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। और बाकी बहुत सारी चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद से सैयद मीर कासिम जी हैं, वो रिजाइन किए। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी का सरकार बना। उसके बाद 77 के अराउंड इलेक्शन हुआ। शेख अब्दुल्ला जी के काफ़ी ऐसे भी, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी फैन फॉलोइंग थी, तो फिर उनकी बहुमत से सरकार बन गई 77 में। फिर 82 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे, उस टाइम काफ़ी यंग थे वो, उन्होंने संभाला। फिर 82 से 83 तक उन्होंने संभाला। फिर चुनाव हुआ। फिर 83 में नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से जीत गई। उसके बाद 84 तक चला सरकार। उसके बाद कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक शेख अब्दुल्ला जी के सन इन लॉ भी थे, तो वह कुछ नाराजगी थी उनकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, तो उन्होंने पार्टी से स्प्लिट कर लिया अपने आप को। अपने साथ साथ कुछ और कह सकते हैं एमएलए को भी साथ साथ ले गए। तो अब सरकार गिर गई। तो फिर सेंटर की मदद से, कांग्रेस की मदद से 84 में गुलाम मोहम्मद शाह, जो कि सन इन लॉ हैं शेख अब्दुल्ला जी के, उनकी सरकार बनी। 86 तक वो रहे। उसके बाद भारत सरकार का जो सपोर्ट था वो भारत सरकार वापस ले लिया, तो फिर सरकार गिर गई। फिर गवर्नर रूल लगा जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 92 के द्वारा 6 महीने तक ही मैक्सिमम रह सकता है। फिर 87 में फिर से इलेक्शन हुआ। तो इसमें कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ी। उनके अगेंस्ट एक पार्टी खड़ी हुई थी जिसका नाम है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। अच्छा, इस टाइम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से और इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफ़ी वहाँ की जनता नाराज हो गई थी। तो इस टाइम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का एक लहर सा चल गया था, चल पड़ा था। जितनी भी सारी छोटी मोटी पार्टी थी वो सारी मिलके मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाई। और कहते हैं कि जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का कोई भी भाषणबाजी बोल सकते हैं या रैली होती थी तो उसमें बहुत भीड़ जमा होती थी। तो यह माना गया कि अब एक तरफा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ही जीतेगा। पर 1987 में कहते हैं कि भारतीय सरकार काफ़ी जो इलेक्शन है उसमें काफ़ी हस्तक्षेप की। जो काउंटिंग है उसमें कहते हैं कि काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को बुरी तरह से हराया गया। बस 4 से 5 सीटें बस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को मिल पाई थी। इससे लोगों का विश्वास इलेक्शन में बिल्कुल खत्म हो गया और लोग विद्रोह का रास्ता चुन लिए। काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगा। इन सारी चीज़ों से मिलिटेंसी वहाँ बढ़ने लगी और इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाया। पाकिस्तान की ISI ने उठाया। और उस टाइम कहते हैं कि भारत की जो सरकार है इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं की। जैसे लोग वहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड पे, तो भारतीय सेना उनसे काफ़ी बोल्ड रूप से
पेश आई, फायरिंग वगैरह हुई, बहुत लोग मर गए। इन सब चीज़ों से उनका आक्रोश और बढ़ता गया। तो ये सारी चीज़ें मिलिटेंसी को मदद दे रही थी। अब हम देखते हैं मिलिटेंसी के बारे में कश्मीर के। तो यहाँ पे वो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की बातें कही गई हैं। तो जो लीडर थे, जो श्योर शॉट विनर माने जा रहे थे, बहुत लोग मिलिटेंट आउटफिट ज्वाइन कर लिए। और उस टाइम 88 के आसपास एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी बढ़ गया। वैली में पुलिस फायरिंग हुई, कर्फ्यू हुआ, जिससे कि चीज़ें और बढ़ती गई। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि 1989 में यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि जो वहाँ पे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन चल रहा था, की सरकार चल रही थी, तो जिससे कि ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं थी। तो अमेरिका क्या कर रहा था कि अमेरिका काफ़ी सारी गन एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा था पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को, ताकि वह वहाँ उनके सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ पाएँ। तो अब जब 1989-90 में जब सोवियत यूनियन वहाँ से छोड़ के चला गया, तब वहाँ के जो जितने भी मिलिटेंट्स थे उनका अब फोकस भारत की तरफ पड़ गया। तो उन्होंने काफ़ी वहाँ के जो मिलिटेंट आउटफिट थी पाकिस्तान की, उन्होंने काफ़ी हथियार प्रोवाइड किए भारत में। और फिर भारत के लोगों को भड़काया गया। भारत के जो यूथ थे उन्हें कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में जो भारत के यूथ थे उन्हें पाकिस्तान बुलाकर काफ़ी ट्रेनिंग दी गई। फिर सिचुएशन को और बिगाड़ा गया। तो ये सारी सिचुएशन जब खराब होने लगी तो 1990 में असफा लगा दिया गया सिचुएशन को सुधारने के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं 1989 में हिंदुओं के ऊपर टारगेट काफ़ी बढ़ने लगी। उसके बाद मास एक्सोडस हुआ हिंदुओं का 1990 में। 1987 में फारूक अब्दुल्ला जी वहाँ के सीएम बन गए थे। अब फिर 1990 में सिचुएशन को कंट्रोल करने के नज़रिए से जगमोहन जी को गवर्नर बनाया गया, जिससे कि नाराज होकर फारूक अब्दुल्ला जी रिजाइन कर दिए। उसके बाद से 1996 तक अराउंड प्रेसिडेंट रूल चला। यहाँ हम देख सकते हैं 1986 तक प्रेसिडेंट रूल चला। गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल के बारे में एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर के 92 आर्टिकल में जो लिखा हुआ है कि अगर वहाँ की सरकार भंग होती है तो गवर्नर रूल लग जाएगा, पर वो 6 महीने के लिए बस लग सकता है। तो 6 महीने के बाद क्या होगा, तो जैसे कि मैंने कहा भारतीय संविधान भारत ने अमेंडमेंट करवाया 1964 में। उसके बाद यह प्रावधान रखा कि अब आर्टिकल 356 जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा। तो अब उसका पहला यूज 1990 में किया गया, जब गवर्नर रूल 6 महीने चला। उसके बाद 356 लागू हुआ। फिर 1996 तक गवर्नर रूल चला, प्रेसिडेंट रूल चला। उसके बाद भारत सरकार, और उस टाइम फिर बीच में एनडीए की सरकार भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने का, ठीक करने का। चीज़ें बढ़ती रही। फिर 2002 के आसपास तक तो सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल आ गया था। भारत सरकार के कंट्रोल में थोड़ा सिचुएशन आ गई थी। अब 2002 से 2018 तक कुछ खास चीज़ें नहीं हुई। भारत सरकार द्वारा पीस बनाए जाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई। वहाँ के मिलिटेंट्स भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हमेशा करते रहे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें चलती रही। अब 2018 में इलेक्शन हुआ, जिससे महबूबा मुफ्ती पीडीपी पार्टी से सीएम बनी। इस इलेक्शन में क्या हुआ कि किसी को बहुमत नहीं मिला, पीडीपी को भी नहीं मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नहीं मिला। उस टाइम बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। उन्हें लद्दाख और जम्मू का इलाका, जहाँ मोस्टली हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ से काफ़ी सीटें मिल गई। तो अब पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाई।
2016 में सॉरी इलेक्शन हुआ था, 2016 से 2018 तक सरकार चली। उसके बाद 2018 में बीजेपी सपोर्ट छोड़ दी। अब वहां पे गवर्नर रूल लग गया। अब गवर्नर उस टाइम, देखिए उस टाइम से ही प्लानिंग चल रही थी। कहते हैं कि जो 370 को हटाया गया उसकी प्लानिंग उस टाइम से ही चल रही थी। उस टाइम गवर्नर अपॉइंट किए गए थे सत्यपाल मलिक। यह एक पॉलिटिशियन थे, ये ब्यूरोक्रेट नहीं थे। इनकी समझ काफ़ी अच्छी थी इन सब चीज़ों को लेके, इसलिए उन्हें वहाँ रखा गया। गवर्नर बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर का। अब हम समझते हैं 2019 5 अगस्त को क्या हुआ, कैसे 370 आर्टिकल को एबोलिश किया गया। अच्छा, 370 आर्टिकल को एबोलिश कैसे किया गया? 5 अगस्त 2019 को सुबह सुबह प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 370 क्लोज 1 के तहत वहाँ के स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के कंकरेंस से यह ऑर्डर आता है कि अब उसमें किन किन बातें के बारे में बात की गई वो जानते हैं। 1954 में जो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकला था, जो कि समय के साथ साथ जो भी उसमें समय के साथ जो अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें कि खासकर 35A के बारे में जिक्र था। 35A में क्या था कि वहाँ के लोगों के कौन लोग वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट रहेंगे और उन्हें क्या क्या उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिली थी। लैंड बस वही ले सकते हैं परमानेंट जो रेसिडेंट हैं। जॉब उनको बस सरकारी नौकरी वही ले सकते हैं। रिजर्वेशन में बस उन्हीं का हक है। ये सब सारी चीज़ें जो लिखी गई थी उन्हें अब हटा दिया, ख़त्म कर दिया गया इस प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा। दूसरी चीज़ क्या लिखी थी कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो समय के साथ अमेंड होता रहा है, वह अब जम्मू एंड कश्मीर पे अब पूरी तरह से लागू रहेगा। ये आर्टिकल 370 पार्ट 1D के तहत है कि जैसे आपको याद होगा कि मैं कहा था कि 370 पार्ट 1D से हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा अगर भारतीय संविधान का कोई और आर्टिकल कश्मीर पे लागू कराना चाहते हैं तो वहाँ की सरकार की कंकरेंस चाहिए होगी, जिसमें कि ये बात कही हुई है। अच्छा, अब तीसरी एक और चीज प्रेसिडेंट ऑर्डर में आया, जिसके तहत आर्टिकल 367 के बारे में बात की गई है। इस 367 क्या है पहले जानते हैं। 367 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा उसके बारे में लिखा गया है। ऑलरेडी 3 क्लोजेस इसके ये थी, चौथा क्लोज एक और ऐड कर दिया गया है। चौथी क्लोज में क्या लिखा गया है जानते हैं। वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि 1957 में खत्म हो चुकी है, वो किसके बराबर होंगी? स्टेट असेंबली की, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली के बराबर होंगी। अच्छा, आप अब मैं समझाना चाहता हूँ, लिंक करना चाहता हूँ कि यह क्यों लाया गया ऑर्डर। देखिए 370 को हटाने के लिए जैसे 370 पार्ट 3 में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, तभी 370 आर्टिकल खत्म किया जा सकता है। अच्छा, इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी नहीं, तब इसे जो 367 में पार्ट 4 में क्लॉज 4 में जोड़ा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब वहाँ की स्टेट असेंबली के बराबर होगा। अच्छा, इस टाइम वहाँ गवर्नर रूल चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उसका काम अब पार्लियामेंट करेगी। इनडायरेक्टली यह है कि अब वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका मतलब अब पार्लियामेंट है भारत का। दूसरी चीज जो 367 पार्ट 4 क्लोज 4 में जो जोड़ी गई वो यह थी कि जो वहाँ का जो गवर्नर रहते थे 1952 में जो एग्रीमेंट हुआ था, वो वहाँ के राज्य सरकार के सलाह पे काम करते थे। अब वह इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब उनका वो अब इंडिपेंडेंट होंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और तीसरा एक चीज और जोड़ा गया, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 चीज जोड़ दी गई है ताकि इनकेस कोई अगर अपील करे सुप्रीम कोर्ट में
तो ये चीज़ें इंटरप्रेट की जाएंगी इस वे में कि तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 5 अगस्त 2019 की बात कर रहे हैं, तो सुबह सुबह राज्यसभा में अमित शाह जी आए। उन्होंने कहा कि आज सुबह सुबह प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया है। अब हम 2 रेजोल्यूशन यहाँ पे लेके आए हैं जिसे हम पास कराना चाहते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि दैट दिस हाउस रिकमेंड्स द फॉलोइंग पब्लिक नोटिफिकेशन टू बी इश्यूड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 373 के तहत यह हाउस पार्लियामेंट, जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा गया था, ये रिकमेंड करती है कि ये सारी चीजें हों। क्या चीजें हैं? आर्टिकल 373 का पावर यूज करते हुए आर्टिकल 370 को खत्म किया जाता है। अब उसके बदली ये सारी चीजें अब एप्लीकेबल रहेंगी। अच्छा, क्या चीजें एप्लीकेबल रहेंगी? All provision of this constitution as amended from time to time, सारी प्रोविजन जो भारतीय संविधान का है, जो समय समय पे अमेंड हुआ है, वह अब जम्मू एंड कश्मीर पे वो सारी भारतीय जो संविधान वो लागू हो जाएंगे। और दूसरा जो रेजुलेशन है, 2 रेजुलेशन, जैसे मैंने कहा कि 2 रेजुलेशन लाया गया। पहला रेजुलेशन ये था कि अब भारत की सारी संविधान अब लागू हो जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर पे। दूसरी चीज ये कहा गया कि देखिए, अब भारत की संविधान जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि एक आर्टिकल 4 है जिसके तहत ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी स्टेट को अगर डिवाइड करते हो, कुछ भी करते हो स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया के साथ, मतलब आप उसको डिवाइड करते हैं, उसका पार्ट कहीं तोड़ना चाहते हैं या कुछ भी आप चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ की राज्य सरकार से वहाँ की स्टेट असेंबली से आपको सहमति प्राप्त करनी होगी, तभी आप वहाँ के जो एरिया हैं उसे आप डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरा रेजुलेशन इसीलिए पास किया गया कि अब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है, तो वहाँ की स्टेट असेंबली अब पार्लियामेंट के बराबर है। तो पार्लियामेंट अब ये सहमति देती है कि हम जम्मू एंड कश्मीर राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ये दोनों रेजुलेशन राज्यसभा में पास हुई, फिर लोकसभा में पास हुई। अच्छा, रेजुलेशन के लिए वोटिंग होती है, प्रेसिडेंट ऑर्डर के लिए वोटिंग नहीं होती है। तो ये राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, फिर साइन हुई, फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर था उससे कुछ पावर लिया गया ताकि वो रेजुलेशन पास करा सके, फिर रेजुलेशन से कुछ पावर लाया गया ताकि हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो हम पेश करा सके संवैधानिक रूप से। तो काफी इसमें दिमाग लगाया गया है काफी। अच्छा, अब हम जानते हैं क्या मेनली कहा गया है इस बिल में। 58 पेज का बिल है ये, जिसमें कि मेनली जो बातें हैं, मेन बातें हैं वो मैं कहूँगा यहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाता है, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। दोनों यूनियन टेरिटरीज रहेंगी। लद्दाख प्लेन टेरिटरीज रहेगा, प्लेन यूनियन टेरिटरी रहेगा आर्टिकल 239 के तहत। जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 239A के तहत वहाँ पे अपनी स्टेट असेंबली भी रहेगी, वहाँ की अपनी स्टेट असेंबली रहेगी। जैसे कि आर्टिकल 239A पौंडीचेरी में भी है, वहाँ की अपनी खुद की स्टेट असेंबली है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में भी स्टेट असेंबली अपनी रहेगी। वहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे, लद्दाख से नहीं चुने जाएंगे क्योंकि वो प्लेन टेरिटरी है। बस वहाँ से लद्दाख से बस एक लोकसभा की सीट होगी और टोटल
स्टेट असेंबली में, जम्मू एंड कश्मीर के टोटल स्टेट असेंबली में अराउंड पहले 87 सीट हुआ करती थी पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और 24 पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए था, टोटल 111 था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बस जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी अब है 239A के तहत, उस पार्ट के लिए ही बस 190 MLAs कह सकते हैं हम का प्रावधान रखा गया, जिसमें कि 87 पहले थे, तो 83 जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके के थे और 4 लद्दाख के थे। अब 4 लद्दाख के हट गए तो 83 बचे, तो अब 7 और जोड़ दिया गया है। अब 7 और जोड़ दिया गया है तो बाद इन फ्यूचर इलेक्शन होगा, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अब वो अपने तरह से वो 7 सीटों को डिवाइड करेगी कि कहाँ कहाँ, जैसे कोई बड़ा एरिया है वहाँ 2 MLA कर देंगे जहाँ एक रहते थे, वैसे डिवाइड करके टोटल 90 MLA रखे जाएंगे। अब ये मेन चीज़ यही थी। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जो भारतीय संविधान का, वो अब जो जम्मू एंड कश्मीर पे अब लागू जो हो चुका है वो जो है IPC, पहले उनकी अपनी पेनल कोड थी, अब भारतीय पेनल कोड वहाँ पे लागू होगा। RTI पहले वहाँ पे लागू नहीं थी। राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन, पहले बस SC के लिए रिजर्वेशन था, अब ST के लिए भी रिजर्वेशन वहाँ पे रहेगा। फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये सारी मेन चीज़ें। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने तो बता दी हैं। अच्छा, एक और चीज़ है 10%। भारत के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे 15% ऑफ टोटल MLA कह सकते हैं, स्टेट असेंबली की 50% सीट ही बस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, 10% ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट कैन बिकम मिनिस्टर। भारत के दूसरे स्टेट में 50% है, 15% है। ये 15% जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो राज्य सरकार में मिनिस्टर बन सकते हैं, पर जम्मू एंड कश्मीर में और दिल्ली में भी केवल 10% ही मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। होप करता हूँ मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ। कुछ ट्रिकी चीज़ें थी, होप करता हूँ समझ आया हो आपको। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और फिर इसके आगे हम अगला वीडियो में बाकी जो सारी चीज़ें जो हैं, जैसे वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, वहाँ का आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, वहाँ के लोग का रहन सहन कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो जो होगी जम्मू एंड कश्मीर पे, वो लास्ट वीडियो होगी। कोशिश करूँगा सारा चीज़ उसमें कवर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय।